कानपुर में इस समय रंग और गुलाल बनाने का काम जोरों पर है। बड़े पैमाने पर हाथरस से रंग और गुलाल आता है। इसके बावजूद इसमें मिलावट की जाती है। मिलावट के कारोबार में लगे कारीगर भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि मिलावटी रंग चेहरे की रंगत बिगाड़ सकता है। हर्बल गुलाल के नाम पर बिकने वाले गुलाल में तीव्रता और मात्रा बढ़ाने के लिए मिलावट की जाती है। शहर के बीचों बीच स्थित बाजार में मिलावट को रोकने के लिए प्रशासन कभी कार्रवाई नहीं कर रहा है। जैसे जैसे होली का त्योहार नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में होली का रंग चढ़ने लगा है। बुधवार को बरसाने में हुई विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली के बाद नंदगांव में भी लट्ठमार होली खेली गई। आपको बता दें कि परंपरा के मुताबिक पहले नंदगांव के हुरियारे बरसाने में होली खेलने जाते हैं, जहां बरसाने की हुरियारी ने उन पर डंडा बरसाती हैं। उसके एक दिन बाद बरसाने की हुरियारी ने नंदगांव जाकर वहां के हुरियारों पर प्रेम भरी लाठियां बरसाती हैं। देहरादून में 6 घंटे के बाद दून हरिद्वार मुख्य मार्ग खुल गया। रिस्परा के निकट राज्य सरकार के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठ गए थे। इसे देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। आपको बता दें कि कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम से वार्ता भी की, जो कि विफल साबित हुई। 2 दौर की वार्ता विफल होने के बाद कर्मचारियों की आपसी गुटबाजी सामने आने लगी, जिसके बाद ये मार्ग खुल गया। सराय बीज विकास निगम में अनियमितता के मामले में अब एफआईआर दर्ज हो गई है। सभी कागजातों के साथ पुलिसकर्मी कार्रवाई में जुट गए। दून कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई है। पूरे मामले में अनुसचिव कृषि विपणन मानवीर सिंह चौहान वादी बने हैं। 120B 468, 467 और अन्य धाराओं में ये रिपोर्ट दर्ज की गई है और एसएसपी देहरादून की देखरेख में इन रिपोर्ट्स को दर्ज किया गया। आपको बता दें कि भाटी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ये एफआईआर दर्ज हुई है। उत्तराखंड के डीजीपी सत्यव्रत बंसल ने ये जानकारी दी है, जिसके बाद से एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया कोतवाली में शुरू हुई। राहुल गांधी के देहरादून दौरे के बाद हुई कांग्रेस के नेता रामकुमार वालिया का निष्कासन जल्द ही वापस हो सकता है। हरिद्वार आए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता धीरेन्द्र प्रताप ने ईटीवी से बात करते हुए बताया कि रामकुमार वालिया की ओर से पार्टी से अपने कृत्य के लिए माफी मांगी गई है और उनकी माफी पर विचार चल रहा है। धीरेन्द्र प्रताप ने संकेत दिए कि जल्द ही पार्टी का प्रदेश हाईकमान उनकी वापसी की घोषणा कर सकता है। वित्तीय वर्ष के अंत को देखते हुए और गुणवत्ता को दरकिनार करते हुए पौड़ी लोक निर्माण विभाग लाखों रुपयों को ठिकाने लगा रहा है। लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड द्वारा पौड़ी शहर में ही बुआ खाल से सर्किट हाउस तक 9 किलोमीटर रोड को हॉट मिक्स किया जा रहा है, लेकिन अभी कार्य जारी ही है और जिन जगहों पर हॉट मिक्स किया जा चुका है वहां अभी से रोड उखड़ने लगी है। पीडब्ल्यूडी द्वारा मार्च फाइनल से पहले हॉट मिक्स के लिए आए 99 लाख रुपयों को ठिकाने लगाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। यही नहीं, अधिकारी इसे गुणवत्ता की कमी नहीं, ठंड को इसका कारण बता रहे हैं। 4 मार्च से शुरू हुई उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा इंटरमीडिएट की संस्कृति की परीक्षा के साथ ही शुक्रवार को सकुशल संपन्न हो गई। 22 दिनों तक चली इस परीक्षा में खास बात ये रही कि जहां स्वयं महानिदेशक आर.के. सुधांशु के स्तर से परीक्षा की मॉनिटरिंग की गई, तो वहीं जनपदों के लिए निदेशालय स्तर से खास दस्तों को संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों के औचक निरीक्षण पर भेजा गया। नतीजा ये रहा कि 22 दिनों की इस बोर्ड परीक्षा में समूचे प्रदेश में कुल 7 ही नकलची पकड़े गए। इसके साथ देहरादून जिले में एक भी नकलची नहीं पकड़ा गया। वहीं अब 6 अप्रैल से मूल्यांकन प्रक्रिया की शुरुआत होगी और संभवतः मई के अंत तक परीक्षा फल जारी कर दिया जाएगा। जो है मुंबई अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन करें। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर।
अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं स्वामी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी की देखना ना भूली। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। यूपी सरकार ने एक बार फिर आम आदमी पर हमला किया है। सरकार ने डीजल के दाम में 45 पैसे का इजाफा कर दिया है। ये दरें आज आधी रात से लागू हो गई है। डीजल के दाम में 45 पैसे की बढ़ोतरी वैट छोड़कर है। कुछ दिनों पहले इस बात की आशंका हो चली थी कि सरकार पेट्रोल का दाम घटाने और डीजल के दाम बढ़ाने जा रही है, लेकिन माना जा रहा है कि संसद का सत्र चलने की वजह से सरकार ने डीजल के दाम बढ़ोतरी के फैसले को रोक दिया। जैसे ही सदन का पहले चरण का सत्र समाप्त हुआ, सरकार ने एक बार फिर आम आदमी पर वार किया और उसे महंगाई के आंख में झोंक दिया है। भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी दोनों इतालवी नौसैनिक भारत लौट आए हैं। शुक्रवार शाम दोनों नई दिल्ली पहुंचे। भारत सरकार की तरफ से उनकी वापसी को एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर बताया जा रहा है। वहीं नौसैनिकों की वापसी के बाद दोनों देशों के बीच 11 दिनों से चल रहे गतिरोध भी समाप्त हो गया है। इतालवी मरीन की भारत वापसी का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने इटली सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था की प्रतिष्ठा और गरिमा बरकरार रही है। हालांकि केरल के 2 मछुआरों की हत्या के आरोपी इतालवी मरीनों की गिरफ्तारी नहीं होगी और इटली के दूतावास में ही ये नौसैनिक रहेंगे। साथ ही भारत ने इटली को यह भी भरोसा दिलाया है कि नौसैनिकों की फांसी नहीं होगी। आपको बता दें कि आरोपी नौसैनिकों के भारत नहीं भेजने के इटली के फैसले के बाद दोनों देशों के रिश्ते में तनाव आ गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए इटली के राजदूत को आदेश दिया था कि वो भारत नहीं छोड़ सकते हैं। इतालवी मरीनों की भारत वापसी का श्रेय देने पर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने सरकार पर बरसते हुए कहा कि इस मामले में पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के दबाव की वजह से इतालवी नौसैनिकों की वापसी हुई है। साथ ही भाजपा ने आरोप लगाया है यूपी के अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर तुष्टीकरण की राजनीति जारी है। भाजपा ने सलमान खुर्शीद के उस बयान की भी आलोचना की जिसमें उन्होंने कहा था कि इस मामले में कूटनीति ने अपना काम किया है। के दोनों सदनों की कार्यवाही 21 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। शुक्रवार को संसद के बजट सत्र का पहला चरण पूरा हो गया। हालांकि पहले चरण के आखिरी दिन की तकरीबन पूरी कार्यवाही श्रीलंका तमिलों के मुद्दे पर हंगामे की घेर चढ़ गई। अब 22 अप्रैल से बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा। आपको बता दें कि संसद का बजट सत्र 21 फरवरी को शुरू हुआ था। इस सत्र के प्रथम चरण की सबसे बड़ी उपलब्धि रही बलात्कार विरोधी विधेयक को संसद के दोनों सदनों की मंजूरी। वहीं इस दौरान महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने की दिशा में कोई पहल नहीं की गई। हालांकि शिकायत निवारण विधेयक को जरूर हरी झंडी मिल गई, लेकिन खाद्य सुरक्षा विधेयक नहीं पेश किया गया और न ही प्रोन्नति में आरक्षण का विधेयक पारित किया जा सका। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रोन्नति में आरक्षण के मुद्दे को लेकर सरकार और समूचे विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। मायावती ने कहा कि यूपी और एनडीए की मिलीभगत के चलते ये विधेयक अभी तक संसद में पास नहीं हुआ है। उन्होंने इस देश की SC/ST जनता के साथ धोखा बताया है। मायावती ने कहा कि इसका नुकसान यूपी और एनडीए दोनों को उठाना पड़ेगा। दिल्ली में कभी भी आतंकी हमला हो सकता है। यह आशंका दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की गिरफ्त में आए हिजबुल मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकी सैयद लियाकत शाह से पूछताछ के बाद आई है। पूछताछ के दौरान लियाकत ने खुलासा किया है कि दिल्ली में अभी 6 आतंकी मौजूद हैं जो हमले की ताक में है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लियाकत को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से दिल्ली जाने के दौरान एक ट्रेन से गिरफ्तार किया है। लियाकत की गिरफ्तारी के साथ ही दिल्ली पुलिस ने होली से पहले राष्ट्रीय राजधानी में आतंक मचाने की एक बड़ी साजिश को नाकाम करने का दावा किया है। वहीं पूछताछ के दौरान लियाकत की निशानदेही पर जामा मस्जिद इलाके के एक गेस्ट हाउस से एक AK-47 राइफल और कुछ विस्फोटक पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने मीडिया को 16 दिसंबर को गैंगरेप कांड की रोजाना सुनवाई की रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी है। इससे पहले साकेत कोर्ट ने इस मामले की रोजाना सुनवाई की रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने साकेत कोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए अब दिल्ली गैंगरेप मामले की रोजाना कवरेज की इजाजत दे दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि ट्रायल कोर्ट की सुनवाई के दौरान हर एक राष्ट्रीय समाचार पत्र से एक पत्रकार प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद रह सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि PTI, UNI और अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों के रिपोर्टर अन्य समाचार पत्र और न्यूज चैनलों के प्रतिनिधि से अपना रिपोर्ट साझा करेंगे।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बलात्कार की बढ़ती घटना पर अजीबोगरीब तर्क दिया है। ममता का मानना है कि बलात्कार की घटनाओं का संबंध सीधे बढ़ती जनसंख्या से है। शुक्रवार को विधानसभा में बोलते हुए ममता ने कहा कि लोग ये कह रहे हैं कि रेप की संख्या बढ़ रही है। ममता ने कहा कि जब जनसंख्या बढ़ रही है तो इस तरह के मामले भी बढ़ेंगे। हालांकि ममता ने यह भी दावा किया कि पिछले साल नवंबर तक जहां कोलकाता में बलात्कार के 45 मामले सामने आए हैं, वहीं तुलना में दिल्ली में 621 मामले घटित हुए। एयर होस्टेस गीत का आत्महत्या मामले में आरोपी गोपाल कांडा को एक और झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गोपाल कांडा की याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ कह दिया कि कांडा कानूनी प्रक्रिया का पालन करें और निचली अदालत जाए। निचली अदालत में ही इस मामले की सुनवाई होगी। गीत का आत्महत्या मामले में गोपाल कांडा मुख्य आरोपी है। गीतका ने अपने सुसाइड नोट में कांडा का जिक्र किया है। आपको बता दें कुछ दिनों पहले गीतका की मां ने भी आत्महत्या कर ली थी और इस मामले में भी उंगली गोपाल कांडा पर ही है। सहारा प्रमुख सुब्रत राय की पुनर्विचार याचिका पर सिक्योरिटीज अपीलीय प्राधिकरण में आज सुनवाई होगी। बाजार नियंत्रण नियामक सेबी ने सुब्रत राय की बैंक खाता, सहारा इंडिया रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग सहित दूसरे संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया था। सेबी ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की आखिरी तारीख समाप्त हो जाने के बाद दिया, जिसमें अदालत ने सहारा प्रमुख को अपने निवेशकों को 24,000 करोड़ रुपए लौटाने को कहा था। वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी की गैर कानूनी संपत्ति के मामले में सीबीआई ने पूछताछ के लिए राज्यसभा सांसद केवीपी रामचंद्र राव को नोटिस भेजा है। जगन की गैर कानूनी संपत्ति के मामले में सीबीआई आज सुबह 10:30 बजे राव को पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि वाईएसआर राजशेखर रेड्डी के कार्यकाल में सरकार के सभी फैसले में केवीपी राव शामिल थे। इससे पहले केवीपी राव एमआर केस में सीबीआई के सामने पेश हुए थे। बिजली के बढ़ते दाम को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। केजरीवाल ने एक पत्रकार वार्ता में दिल्ली वासियों से बिजली के बिल न चुकाने की अपील की है। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो बिजली से जुड़े मुकदमों को वापस लिया जाएगा। वहीं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल से समाज सेवी अन्ना हजारे के दूर होने के बारे में केजरीवाल ने कहा कि हड़ताल के दौरान अन्ना उनके साथ जुड़ सकते हैं। भारत और बांग्लादेश की सुरक्षा बल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवैध आवाजाही, घुसपैठ और नशीले दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए रात्रिकालीन गश्त को बढ़ाने पर राजी हुए हैं। दरअसल दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने के मकसद से शुक्रवार को बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के एक प्रतिनिधिमंडल ने बीएसएफ के अधिकारियों से मुलाकात की। 23 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई बांग्लादेश और सीमा रक्षा के महानिदेशक मेजर जनरल अजीज अहमद ने किया है। बीएसएफ के महानिदेशक सुभाष जोशी ने बताया कि दोनों देशों के सुरक्षा बलों द्वारा रात्रि में गश्त बढ़ने से तस्करी जैसे अपराध पर लगाम लगेगा। श्रीलंका में तमिल मुद्दों को लेकर शुक्रवार को श्रीलंकाई तमिलों ने एक दिन का उपवास किया। इस प्रदर्शन में श्रीलंकाई तमिलों के साथ साथ शरणार्थी शिविरों में रह रहे तमिलों ने हिस्सा दिया। करीब 500 तमिलों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि एलटीटी जंग के दौरान श्रीलंका में मानवाधिकार हनन के मसले पर गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी प्रस्ताव पास हो गया है। इस प्रस्ताव में मानवाधिकार उल्लंघन मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर एक बार फिर से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनने को तैयार है। दरअसल दुनिया के मशहूर ट्यूलिप गार्डन को 28 मार्च से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। बागीचे के प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि बागीचे में ट्यूलिप की कुछ नई किस्में लगाई गई है और बागीचा पहले की तुलना में बहुत ही सुंदर लग रहा है। आपको बता दें कि कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन दुनिया के मशहूर ट्यूलिप गार्डन में से एक है और यहाँ ट्यूलिप की 90 किस्में पाई जाती है। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ। विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर। कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। महारानी आपकी अपनी चाय। ओमी मोबाइल फॉर मी। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर।
दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती हैं, जिनसे जुड़ी होती हैं। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। नवनियुक्त राष्ट्रपति जी जिनपिंग अपने पहले विदेश दौरे के तहत रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गए हैं। जिनपिंग की यात्रा को देखते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते से वैश्विक सुरक्षा में सहायता मिलेगी और विश्व के उचित माहौल में बेहतरी आएगी। इस यात्रा के दौरान दोनों पक्षों के बीच कई मुद्दों पर समझौता होने की उम्मीद है, लेकिन दोनों के बीच मुख्य रूप से तेल और गैस के निर्यात के मसले पर ज्यादा ध्यान दिए जाने की संभावना है। चीन अपनी बढ़ती ऊर्जा की जरूरतों को देखते हुए इसका सुरक्षित समाधान चाहता है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी के खिलाफ गैर कानूनी तरीके से चंदा लेने का मामला दर्ज किया गया है। ये मामला यहाँ की एक स्थानीय अदालत में दर्ज किया गया। निकोलस सरकोजी पर साल 2007 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान फ्रांस की सबसे अमीर महिला से गैर कानूनी ढंग से चंदा लेने का आरोप लगा है। पूर्व राष्ट्रपति पर कमजोर को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। अभियोजन पक्ष के दफ्तर ने जानकारी दी कि सरकोजी से घंटों की पूछताछ के बाद उन पर ये आरोप तय किया गया। फिलाडेल्फिया के एशियन फूड स्टोर में मंगलवार को हुई फायरिंग की घटना में अभी भी पुलिस को शख्स की तलाश है जिसने इस घटना को अंजाम दिया था। फायरिंग की इस घटना में 3 लोग जख्मी हो गए थे। जांचकर्ताओं ने इस घटना का वीडियो YouTube पर भी जारी कर दिया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि भूरे रंग का पैंट और शर्ट पहने एक शख्स चाइनीज फूड सेंटर में घुस आया और करीब 10 गोलियां दागी। हमलावर गोलियां दागने के बाद स्टोर का गेट खोलकर भागने में कामयाब रहा। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस घटना में घायल हुए लोगों में किसी की जान को खतरा नहीं है। कर्ज के बोझ तले दबे साइप्रस को इससे उबरने का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं दिख रहा। वहीं देश बचाने और कर्ज से मुक्त होने के लिए दबाव भी बढ़ता जा रहा है। सेविंग अकाउंट से 10% काटे जाने का विरोध हो रहा है, तो दूसरी ओर लैकी बैंक के दर्जनों कर्मचारी संसद के सामने देश को कर्ज से उबारने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान ढूंढने की मांग की है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में गुरुवार शाम को आए तूफान में 20 से भी ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गुरुवार शाम 8 बजे आए तूफान ने पूर्वोत्तर विक्टोरिया में भारी तबाही मचाई। तूफान ने जंगल के साथ साथ रिहायशी इलाकों में भी अपना कहर बरपाया। तूफान की चपेट में आए कई मकानों की छतें गायब हो गई। तूफान का असर पूर्वोत्तर विक्टोरिया के साथ साथ न्यू साउथ वेल्स में भी देखने को मिला। टोरंटो में एक बड़ा खतरा उस समय टल गया जब 2 इंजन वाले विमान का एक इंजन खराब होने के बाद भी सकुशल एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। गौरतलब है कि एयर कनाडा विमान में 24 पैसेंजर सफर कर रहे थे। उसी दौरान उसके 2 में से एक इंजन और हाइड्रोलिक खराब हो गए। पायलट ने स्थिति पर नियंत्रण कर इसे टोरंटो के पियर्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड कराया, जिससे उसमें सवार सभी यात्रियों की जान बचाई जा सकी। जापान में वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। जापान में वसंत के आगमन का संकेत चेरी के फूलों के खिलने से माना जाता है। शुक्रवार को चेरी के वृक्ष फूलों से सज गए। ऐसे खुशनुमा माहौल का लुत्फ उठाने के लिए लोग सड़क पर निकल आए और लोगों ने प्रकृति के इस खूबसूरत नजारे का दीदार किया। मौसम विभाग के मुताबिक चेरी के फूल 10 दिन पहले ही खिल गए हैं। साल 2012 में भी 15 दिन पहले ही चेरी के फूल खिल उठे थे। इसके पीछे तापमान में इजाफा और दिन के औसत तापमान में वृद्धि बताई जा रही है। हांगकांग में तीसरे सालाना एशियन पॉप म्यूजिक फेस्टिवल का शुभारंभ हो गया है। इस समारोह का मकसद एशियन पॉप म्यूजिक और उद्योग को प्रोत्साहित करना है। इस पॉप फेस्टिवल में हर साल क्षेत्र के चुनिंदा कलाकारों द्वारा अपना परफॉर्मेंस दिया जाता है। साथ ही एशियन सुपरनोवा के बैनर तले नए कलाकारों को पहचान भी मिलती है। इस साल इस फेस्टिवल में कोरियन गर्ल्स की बैंड गर्ल्स जेनरेशन, सिंगापुर से आरोयान और हांगकांग से केसे की धूम है। इटली में कार चोरों की शामत आ गई है। जी हां, वहां की पुलिस ने कार चोरों को पकड़ने के लिए एक नए आविष्कार का इजाद किया है। चोरों को पकड़ने के लिए आसमान से ड्रोन के माध्यम से बिना हलचल के चोरों पर नजर रखी जा रही है। यह ड्रोन लगभग 1 किलो का है, जिसमें स्टील कैमरे और एक वीडियो कैमरा फिट किया गया है। कैमरे में कैद
ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी श्रद्धा। आज हम करेंगे शशांक आसन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देखेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। अर्ध वेकासन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैर मिलाकर रखेंगे और शरीर को कोशिश करेंगे बिल्कुल एक सीध में रखने की। दोनों हाथ थाइस के पास में रखते हुए धीरे से करवट लेते हुए पेट के बल उल्टा लेटेंगे। इस पोजीशन में भी शरीर को बिल्कुल सीधा रखें, पैर के पंजों को सलांत रखें और एड़ी पंजे मिलाकर रखें। अब धीरे धीरे हथेलियों का प्रेशर जमीन पर देते हुए सिर, गर्दन, छाती और नाभि से ऊपर तक के भाग को उठाएंगे। ऊपर देखें पूरा और धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ राइट हैंड कमर के पीछे की तरफ लेकर जाएं। पूरा ऊपर देखें, कुछ सेकंड्स के लिए फाइनल पोजीशन में बने रहें, आंखें खुली हुई और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे जाएं। इस तरह से आसन की आवृत्ति को दोहराते रहें। शशांक आसन को करने के लिए किसी भी एक समतल स्थान पर पहले बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें, दोनों हाथ की हथेलियों को थाइस के पास में रखते हुए अब धीरे धीरे एक एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए वज्रासन में बैठेंगे। पहले दोनों हाथ की हथेलियों को घुटनों के पास में लेकर आ जाएं, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें, दृष्टि सामने की तरफ। अब बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे। अब श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए धीरे धीरे पहले हथेलियों को जमीन पे टिकाएंगे, फिर कोहनियों को और फिर ललाट को जमीन पे टिका देंगे। नीचे जाएं तो आंखें कोमलता से बंद रखें, चेहरे की मांसपेशियों को ढीला रखें और बिल्कुल स्वस्थ है तो हल्का सा श्वास रोक कर भी रखें। अपनी क्षमता अनुसार इस आसन में बने रहने के बाद बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, शरीर को भी ऊपर उठाते हुए इस तरह से साइड से हाथों को नीचा कर लेंगे। इस तरह से 3 से 4 बार इस आसन की आवृत्ति को दोहराते रहें। फिर से करेंगे एक बार, दोनों पैर खोलें एक बार पहले सामने, एक बार फिर से देखें। इस तरह से बिल्कुल सीधे बैठकर अर्थात दंडासन की पोजीशन में आकर एक एक पैरों को घुटने से मोड़ते हुए पहले वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना और श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए पहले हथेली टिकाएंगे, फिर कोहनियों को और फिर ललाट को टिका देंगे। आंखें कोमलता से बंद रखें और चेहरे की मांसपेशियों को जितना ढीला छोड़ सकते हैं छोड़ दें और बिल्कुल स्वस्थ है अर्थात हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, श्वास संबंधी विकार नहीं है तो कुछ देर के लिए श्वास को रोका जा सकता है। अब बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर उठा लें और साइड से नीचे करें। बेहद उपयोगी है शशांक आसन का अभ्यास, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनको हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, अनिद्रा, माइग्रेन और डिप्रेशन की शिकायत रहती है और जिनके स्नायु तंत्र मजबूत नहीं रहते हैं, वे भी यदि नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास करें तो उन्हें काफी से लाभ मिल सकता है और चेहरे की सुंदरता तक ही विशेष लाभकारी है ये शशांक आसन का अभ्यास। ध्यान रखें, इस पोजीशन में या इस आसन में कई बार जो जिनके मोटापा होता है वे प्रॉपर इस आसन को नहीं कर पाते, इसलिए हिप्स एड़ी के ऊपर से उठ जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो ये नहीं होगा। आज का योग मंत्र है, जिनके भी साइटिका पेन रहता है अर्थात साइटिका नर्व में जिनके पेन रहता है, यदि वे लौंग के तेल की मसाज वहां पर करें तो उन्हें इससे काफी लाभ मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कृषि एवं कृषि आधारित व्यवसायों की समस्त जानकारी हेतु अन्नदाता लेकर आया है महिंद्रा समृद्धि निःशुल्क हेल्पलाइन सेवा, सोमवार से शनिवार सायं 5 से 6 बजे उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड हेतु। महिंद्रा समृद्धि अन्नदाता हेल्पलाइन।
अनुदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। सुप्रभात किसान भाइयों, आप देख रहे हैं अन्नदाता कार्यक्रम। आइए देखें क्या है खास आज के इस कार्यक्रम में। दलहनी फसलों की कटाई और पश्चात के प्रबंधन, बटेर पालन एक लाभकारी सह व्यवसाय, किसान भाइयों, आपने रबी फसल के रूप में दलहनी फसलों के अंतर्गत चना, मटर और मसूर की बुवाई दाने के उद्देश्य से की होगी। जो फसलें इस समय कटाई के योग्य तैयार हो रही होंगी, तो आप अपनी फसल की कटाई कब करें और कटाई उपरांत गहाई एवं भंडारण प्रक्रिया को कैसे अपनाएं ताकि आपकी उपज को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचे। क्योंकि लापरवाहीवश या अनुभव में कमी के कारण किसान उचित समय पर कटाई नहीं करते हैं, या तो वे पहले ही कर लेते हैं या फिर देरी से कर देते हैं। इन दोनों ही परिस्थितियों में उपज प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त यदि उचित समय पर गहाई और भंडारण प्रक्रिया को नहीं अपनाते हैं तो भी उपज में हानि होती है। और कभी कभी यह भी देखा गया है, भंडारण उचित विधि से नहीं करने पर आपका अनाज भंडार गृह में कीटों से ग्रसित हो जाता है, जिसका उचित मूल्य नहीं मिलने के साथ साथ आगे उसका प्रयोग आप बुवाई में भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों, यदि आपकी दलहनी फसलें कटाई के योग्य हो गई हैं, तो किसी भी प्रकार की हानि से बचने के लिए आप कटाई पूर्व एवं पश्चात के प्रबंधनों को किस प्रकार से अपनाएंगे, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह विशेष अंश। तो किसान भाइयों, यदि आपने चना, मसूर या मटर की फसल दाना उत्पादन के उद्देश्य से ली है, ऐसे में आप अपनी फसल का निरीक्षण करते रहें कि फसल कटाई योग्य तैयार हुई है या नहीं। प्राय ये दलहनी फसलें 120 से लेकर 150 दिन में तैयार हो जाती है। अगर फसल पीली पड़ जाए, तनों पर हल्का हरापन हो और 75 से 80% तक फलियां भूरापन लिए पीले पड़ जाएं, तो यह समझ लीजिए कि फसल कटाई योग्य तैयार है। यदि इस अवस्था से पहले काटते हैं और उसे सुखाते हैं, तो दाना फलियों में चिपकने लगता है और पूरी तरह सूखने पर यदि काटते हैं तो भी फलियों के चटकने से उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप